हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने देखा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का कंसेप्ट। क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, और डिपेंड नहीं करती है टाइप ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। मतलब कौन सा सोल्यूट हम ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करती है, कितना ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोलूं तो द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन गिवन सॉल्वेंट, बेसिकली कंसंट्रेशन। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है और किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, उन्हें हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इनकी मदद से हम कुछ सब्सटेंसेस का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम सबसे फर्स्ट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे। हमारे सिलेबस में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं: रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम सबसे फर्स्ट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ गए हैं हम, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो समझते हैं ये क्या चीज़ है। इसे शुरू करने से पहले एक कंडीशन है इस पूरे टॉपिक में जो मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी लास्ट वीडियो में, और अभी वापस सुनो। ये कंडीशन दिमाग में रहनी चाहिए। इसमें कंडीशन क्या है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन। तो इस पूरे टॉपिक में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो हमारा सॉल्यूशन है वो मिलके बना होता है सोल्यूट से और सॉल्वेंट से। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है? वो बॉयल होगा ही नहीं, वो लिक्विड में ही रहेगा, वेपर फेज में आएगा ही नहीं। जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल रहेगा और सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल रहेगा। क्लियर है ये बात? सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल हमेशा, चारों जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें सोल्यूट हमेशा नॉन वोलेटाइल रहेगा और सॉल्वेंट वोलेटाइल रहेगा। सोल्यूट को हम नंबर 2 से दिखाएंगे और सॉल्वेंट को 1 से दिखाएंगे। तो जैसे ही मैं बोलता हूं N1, मतलब तुम समझ जाना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखो इसे याद कैसे रखें कि भाई सपोज करो तुम्हें रूह अफ़ज़ा बनाना है, तो फिर सबसे पहले तुम पानी डालोगे, उसमें रूह अफ़ज़ा डालोगे, जनरली यही होता है। तो पहले हम सॉल्वेंट डालते हैं फिर सॉल्यूट डालते हैं। ग्लूकोज बनाना है, पहले पानी डालेंगे फिर ग्लूकोज डालेंगे, तो पहले सॉल्वेंट आता है, इसलिए सॉल्वेंट को 1 से दिखाएंगे और सॉल्यूट को 2 से दिखाएंगे। क्लियर है बात? चलो अब हम समझते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले मैं तुम्हें इसे समझाऊंगा, फिर इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करके दिखाऊंगा। इस बात का मतलब क्या है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? रिलेटिव वर्ड को अभी के लिए इग्नोर करो। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम हो जाना। कैसे? चलो समझो। देखो होता क्या है कि सपोज हमने एक क्लोज कंटेनर लिया, इसके अंदर पहले केवल क्या था? सोल्यूट था। क्या था? सोल्यूट। सोल्यूट नहीं रही, सोलवेंट। क्या था? प्योर सोलवेंट था, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या किया कि अपना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाले। तो कहानी क्या हुई कि भाई जब ये प्योर था तो इसको हमने जूम करके देखा। इसको जब हमने जूम करके देखा तो यहाँ पे केवल सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स रहे होंगे। जब ये प्योर था तो ये सारे सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स रहे होंगे ऊपर सरफेस पे। तो यहाँ से जब ये वेपर फेज में गए होंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ वेपर फेज में भी पार्टिकल्स गए होंगे। बिल्कुल गए होंगे सर। तो इस टाइम जो वेपर प्रेशर लग रहा होगा, इस टाइम पे ये जो वेपर प्रेशर लगा रहे होंगे वो क्या होगा? P1 नोट। याद करो राउल्ट्स लॉ वापस से, ठीक है? एक एक चीज़ समझ में आई वो ध्यान से सुनना।
हुआ क्या कि जैसे ही हमने सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लिया तो सर वो तो वोलेटाइल है। सॉल्वेंट कैसा है? वोलेटाइल है तो वेपर फेज में भी आएगा, वेपर फेज में आएगा तो फिर उसके पार्टिकल्स प्रेशर लगाएंगे। जब प्योर सॉल्वेंट के, प्योर सब्सटेंस का प्रेशर हम लेते हैं तो उसे हम नॉट से दिखाते हैं और सॉल्वेंट को 1 से दिखा रहे हैं, तो इस टाइम जो वेपर प्रेशर आएगा उसे कैसे दिखाएंगे? P1 नॉट से। हाँ या ना? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P1 नॉट से दिखाएंगे। अब हुआ क्या, ये हमने जूम करके देख लिया, जूम करके देखा तो ऊपर के सरफेस पे जो पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे किसके थे? सॉल्वेंट के। अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें सोल्यूट डाला, और सोल्यूट कैसा है? सोल्यूट कैसा है दोस्तों? सोल्यूट है नॉन वोलेटाइल। कुछ कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स हमने डाले, सोल्यूट है नॉन वोलेटाइल। तो अब मुझे बताओ कि जो वेपर में जाएंगे वो सारे के सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स रहेंगे या सोल्यूट भी आ जाएगा? जो वेपर फेज में जाएंगे वो सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स रहेंगे या सोल्यूट भी आ जाएगा? अभी भी केवल सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स रहेंगे, क्योंकि सोल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल, वो वेपर फेज में जाएगा ही नहीं। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जब भी कहानी समझ में आएगी। सोल्यूट हम कैसा ले रहे हैं? नॉन वोलेटाइल। तो सोल्यूट कभी भी वेपर फेज में नहीं जाएगा, तो अभी भी वेपर फेज में किसके पार्टिकल्स रहेंगे? केवल सॉल्वेंट के। तो इस टाइम जो वेपर प्रेशर आया वो आया P1, और ये ऑब्जर्व किया गया कि भाई पहले जो वेपर प्रेशर था सोल्यूट डालने से पहले, जब प्योर सॉल्वेंट था, वो जो वेपर प्रेशर था उससे कम हो गया वेपर प्रेशर। जब हमने प्योर सॉल्वेंट लिया उसका वेपर प्रेशर नापा, आया 10। अब उसमें सोल्यूट डाल दिया, सॉल्यूशन बना दिया, अब वेपर प्रेशर देखा तो वेपर प्रेशर 10 से कम आया, 5, 8 कुछ भी आया, लेकिन 10 से कम आया। इस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे ही सॉल्वेंट में सोल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, पहले जितना प्योर सॉल्वेंट का था उससे कम हो जाएगा वेपर प्रेशर। सर कैसे? उस पे हम आते हैं। ये बात समझ में आई कि सर जब प्योर सॉल्वेंट था तब जो वेपर प्रेशर आया P1 नॉट, ठीक है? P1 नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब प्योर सॉल्वेंट था तब जो वेपर प्रेशर आया, और P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब रहा, जब हमने सोल्यूट मिला दिया तब जो वेपर प्रेशर आया, और किसका वेपर प्रेशर है ये अभी भी? ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, क्योंकि सोल्यूट तो जाएगा ही नहीं। सॉल्वेंट पार्टिकल्स अबोव सॉल्यूशन। वहाँ पे वो प्योर सॉल्वेंट के ऊपर था, यहाँ सॉल्यूशन के ऊपर है। लेकिन हुआ ये कि वेपर प्रेशर कम हो गया। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जब अपन ने गिलास में पानी लिया तो फिर वेपर प्रेशर आया 10। अब जैसे ही आपने इसमें ग्लूकोज डाला, ग्लूकोज को मान लेते हैं नॉन वोलेटाइल, और हिलाया तो वेपर प्रेशर आया 10 से कम, 8 आ गया। ऐसा कैसे हुआ? उसे समझो। ऐसा ऐसे हुआ कि जैसे ही तुमने सोल्यूट पार्टिकल्स डाले तो जो सरफेस की कहानी रहेगी, सरफेस ये ऊपर सबसे ऊपर वाली जो लेयर रहेगी उसकी अगर मैं उसे जूम करके देखें, वहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा के देखें तो जो पार्टिकल्स होंगे उनमें कुछ पार्टिकल्स सोल्यूट के भी आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ या ना? कुछ पार्टिकल्स सोल्यूट के भी आ जाएंगे। सर 1 1 ये हो गया 2 1 2 1। पहले क्या थे? सारे पार्टिकल सरफेस पे किसके थे? सोल्यूट के। ऑल द पार्टिकल्स एट द सरफेस वर ऑफ सोल्यूट। लेकिन अब क्या हुआ कि जो सारे पार्टिकल्स थे वो सोल्यूट के, सॉल्वेंट। यहां पे सारे पार्टिकल सॉल्वेंट के नहीं रहे, क्योंकि हमने सोल्यूट डाल दिया तो कुछ ना कुछ पार्टिकल सरफेस पे सोल्यूट के भी आएंगे, सॉल्यूशन बन गया ना। तो नाउ सम ऑफ द पार्टिकल्स एट सरफेस आर ऑफ सोल्यूट। लेकिन सवाल ये आता है कि जो वेपर फेज में जा रहा है वो कौन जा रहा है भाई? केवल सोल्यूट। तो यहाँ पे सपोज सरफेस पे 6 पार्टिकल थे, ये सबसे पहले जो ऊपर वाली लेयर है वहीं से तो वो वेपर फेज में जाएंगे, हाँ या ना? तो सर यहाँ पे 6 पार्टिकल्स
के पास चांस है वेपर फेज में जाने का, यहाँ पे केवल 4 पार्टिकल्स के पास चांस है। ये जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये तो वेपर फेज में जाएंगे ही नहीं। अब ये अगर वेपर फेज में नहीं जाएंगे तो केवल 4 पार्टिकल्स के पास चांस है वेपर फेज में जाने का, तो कम पार्टिकल्स वेपर फेज में जा पाएंगे। पहले इतना सारा एरिया मिल रहा था वेपर फेज में जाने के लिए, सबके सब वेपर फेज में जाने के लिए उतारू थे कि हाँ भाई तुम जाओ, हमारे तुम्हारे पीछे पीछे। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि कुछ एरिया ब्लॉक कर दिया किन्होंने, सोल्यूट पार्टिकल्स ने। केवल 3-4 पार्टिकल्स ऐसे बचे जो कि वेपर फेज में जा पाएंगे। तो सर पहले के मुकाबले अब कम पार्टिकल्स वेपर फेज में जाएंगे। अगर कम पार्टिकल्स वेपर फेज में जाएंगे तो फिर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। Hence, lesser solvent particles will enter vapor phase and hence vapor pressure is lowered. कहानी समझ में आई? हुआ क्या कि भाई जब प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट अपना वोलेटाइल है, मस्त सरफेस पे सारे के सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, वेपर फेज में जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने उसमें सोल्यूट डाला, सॉल्यूशन बनाया, जैसे ही हमने सोल्यूट डाला, सॉल्यूशन बनाया, सोल्यूट कैसा था, नॉन वोलेटाइल, तो सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स आ गए सोल्यूट के, तो अब वो उस जगह पे सॉल्वेंट वाले पार्टिकल्स को ऊपर नहीं जाने देंगे, रोक के बैठे हैं। तो पहले के मुकाबले कम पार्टिकल्स वेपर फेज में जाएंगे, कम जाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसको नोट करो, यहाँ पे लिख दो व्हेन वी पुट या फिर ऐड, व्हेन वी ऐड सोल्यूट, व्हेन वी ऐड सोल्यूट, तो फिर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा P1, और P1 इज लेस देन P1 नॉट। सॉल्यूशन के केस में कितना वेपर प्रेशर आया? P1, प्योर के केस में था P1 नॉट, कम हो गया। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर? अब हम ये देखेंगे कितने से कम होगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम समझेंगे कि ये जो वेपर प्रेशर कम हुआ है वो कितने से होगा। 1 2 3। चल, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम देख रहे हैं। क्या कहानी समझ में आई कि सर जब भी किसी भी प्योर सॉल्वेंट में हम सोल्यूट डालेंगे जो कि नॉन वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, हम निकालना चाहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो सबसे पहले हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालते हैं कि वेपर प्रेशर कितने से कम हुआ। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सर कितने से कम हुआ होगा? इनिशियल माइनस फाइनल, पहले था 10 अब हो गया 8, तो कितने से कम हुआ? 2 से। यानी कि सर पहले वाली वैल्यू माइनस अब वाली वैल्यू, ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ या ना? बात समझ में आई? पहले वाली वैल्यू माइनस अब वाली वैल्यू, ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे P1 की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो क्या हमें ये बात पता है? राउल्ट्स ने हमें एक बात बताई है। राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला था कि भैया सॉल्यूशन के टाइम पे जो प्रेशर आएगा वो होगा P1 नॉट x1। x1 क्या है? उस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। राउल्ट्स लॉ ने बात बोली थी P1 क्या हो जाएगा? P1 नॉट x1, तो उसको यहाँ रख देते हैं। तो P1 नॉट तो ये रहा, और P1 की जगह क्या लिख देंगे? P1 नॉट x1। P1 की जगह क्या लिख दिया? P1 नॉट x1। तो P1 नॉट मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा सर? यहाँ पे बचा 1 माइनस x1। क्या आ गया? 1 माइनस x1। 1 माइनस x1 कुछ याद आ रहा है? x1 प्लस x2 कितना होता था? 1 होता था। तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस x1। यानी कि सर 1 माइनस x1 की जगह क्या लिख दूँ? x2 लिख दूँ।
1 माइनस x1 की जगह x2 लिख दिया, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया P1 नॉट x2, यानी कि P1 नॉट माइनस P1 आया P1 नॉट x2, हाँ या ना। लेकिन हमें लोअरिंग नहीं निकालना, हमें रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू। रिलेटिव का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है, रिलेटिव लोअरिंग, जैसे रिलेटिव एरर होता था ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है, लोअरिंग तो ये हो गया विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू, यानी कि उसके जो इनिशियल प्रेशर है उससे डिवाइड कर दो, ये हो जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P1 नॉट माइनस P1 अपॉन, ये तो हो गया लोअरिंग, रिलेटिव का मतलब उस इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दो, सेम जो रिलेटिव एरर में होता था। तो P1 नॉट माइनस P1 कितना हो जाएगा, P1 नॉट x2, और P1 नॉट नीचे भी है, तो P1 नोट से P1 नोट कैंसिल, यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट इज इक्वल टू x2। अब x2 क्या है, 2 का मतलब सोल्यूट, यानी कि x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और ये क्या है, ये पूरा का पूरा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बात समझ में आई कि सर इसकी जब अपन ने वैल्यू निकाली ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये किसके इक्वल आई, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, इसीलिए तो इसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट तो है, इसकी जो वैल्यू आई वो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के बराबर आ गई। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि केवल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, उसे ही तो हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या ये प्रूव हो गया कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, इसलिए वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है, नोट कर लो इसे। यहाँ पे ये बात भी नोट कर लो कि P1 नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, जब भी फिजिक्स केमिस्ट्री में हम फॉर्मूले को याद रखें तो केवल इस चीज़ को याद नहीं रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी फिजिक्स केमिस्ट्री में हम फॉर्मूले को याद रखते हैं तो केवल उस फॉर्मूले के साथ काम नहीं चलता है, उसके साथ साथ हमें याद रखनी है ये चीज़ें जो है इनका मतलब क्या है। P1 नोट क्या है, P1 नोट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन आ गया उस केस में वेपर प्रेशर कितना है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का, और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। समझ में आई बात, नोट कर लो। ये डेरिवेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, कैसे करेंगे सर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पता होना चाहिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल, P1 नोट माइनस P1, तो वो अपन ने निकाल लिया। सर P1 की वैल्यू रख देंगे P1 नोट x1 राउल्ट्स लॉ का यूज़ करके, उसके बाद 1 माइनस x1 क्या हो गया x2, ये आ गया। अब रिलेटिव का मतलब P1 नोट से डिवाइड कर दो, तो P1 नोट से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा, x2 बचा। समझ में आया। आगे बढ़े, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। जब मैं तैयारी करता था ना कोटा में, तो 2-3 जो ऐसा होता था कि कभी कभी बहुत डिमोटिवेशन आता था, क्योंकि तुम अकेले रहते हो और ज़्यादा इतने अच्छे दोस्त भी नहीं बन पाते हैं वहाँ पे, और बनते भी हैं तो कोचिंग वाले होते हैं, हॉस्टल में तो इतने खास अपने दोस्त होते नहीं हैं, तो बहुत लोनलीनेस फील होती थी। तो उस टाइम मोटिवेशन के लिए एक ही चीज़ होती थी, उस टाइम पे हमारे पास वो कीपैड वाले फ़ोन होते थे, टूट वाले, तो उसमें हम गाने सुनते थे। और एक गाना जिसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया वो है रुक जाना नहीं तू कहीं हार के,
जब भी डिमोटिवेशन फील होता था इस गाने को सुनता था मैं, और बड़ा ही अच्छा लगता था, क्योंकि वहीं से वो बात आती है कि कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक तुम्हें लग रहा है कि यार बहुत मुश्किल हो रही है, इसका मतलब तुम समझ जाओ कि तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि यार ज़िंदगी बड़ी आसान चल रही है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। P1 माइनस P1 अपॉन P1, ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर आ गया, x2 के। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ी आगे और खोजबीन करने जा रहे हैं, ठीक है। कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन जिस तरह मार्वल की मूवीज़ में आफ्टर क्रेडिट्स के बाद भी एक सीन आता है, वैसे ही इसमें भी आफ्टर क्रेडिट्स के बाद एक सीन आ रहा है कि भाई x2 है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का क्या फार्मूला होता है, जिन बच्चों को मोल फ्रैक्शन नहीं आता है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग की वीडियोस जाके देखें, जहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन की सारी चीज़ें बताई है, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब, और उन्हें पढ़ो, क्योंकि जब भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ये इसके बाद आने वाली में मोलालिटी की बात करेंगे, तो उन्हें रिवाइज कर लो, वरना इतना मज़ा नहीं आएगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, P1 माइनस P1 अपॉन P1, ये हो गया मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, लगा दिया मैंने। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन क्या होता है दोस्तों, एक अप्रोक्सीमेशन होता है छोटा, कि सोलवेंट तो बहुत ज़्यादा होता है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच हम ग्लूकोज डाल रहे हैं, तो सोलवेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, और सोल्यूट का बहुत छोटू सा होता है, सोलवेंट का बहुत ज़्यादा, सोल्यूट का बहुत छोटा। इसीलिए सर N1 प्लस N2, तो N1 तो है बहुत बड़ा, यूँ मान लो लगभग 1000, और N2 है बहुत छोटा, यानी कि लगभग 1। तो जब 1000 में 1 ऐड करेंगे तो लगभग 1000 ही तो होगा, हाँ या ना, ये जिस मैंने वहाँ भी बताई थी। तो N1 प्लस N2 को अप्रोक्सीमेटली हम N1 ही मान लेते हैं, N1 प्लस N2 को अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो मैं बोला सर मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो ऐसे ही करके आऊँगा, तुम्हारी बैंड बच जाएगी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में करने में। इसलिए ज़्यादा शाणे नहीं बनना है, सीधे समझना है कि N1 प्लस N2 को जब ऐड करेंगे तो N2 बहुत छोटा है, तो N1 प्लस N2 को अप्रोक्सीमेटली हम N1 के इक्वल कर देंगे। तो P1 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, और ये कोई मेरे मन की अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये NCERT की अप्रोक्सीमेशन उन्होंने ये किया है। अब क्या किया उन्होंने कि N2 का फॉर्मूला लगा दिया, और N1 का, मोल्स का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला वो क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास को यहाँ पे दिखाया जा रहा है W से, कैसे दिखाया जा रहा है, W, वेट, ठीक है ना, क्योंकि देखो गिवन मास भी M, मोलर मास भी M, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए गिवन मास को दिखाया जा रहा है W से, और मोलर मास को दिखाया जा रहा है कैपिटल M से। यानी कि मैं बात करूं तो N1 कितना, N2 कितना हो जाएगा सर, W2 अपॉन M2, और N1 कितना हो जाएगा, W1 अपॉन M1, हाँ या ना। अब इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि W2 अपॉन M2 डिवाइड बाय W1 अपॉन M1। डिवीजन सीखा है सर, डिवीजन कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, रेसिप्रोकल, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल M1 अपॉन W1। तो क्या फॉर्मूला आ गया भाई, तो फॉर्मूला आ गया P1 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। यहाँ से हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जनरली न्यूमेरिकल में यही काम आता है। अब तुम चाहो तो इसे भी लर्न कर सकते हो, यहाँ से भी तुम आंसर ला सकते हो N2 और N1 की वैल्यू रख के, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, देखो केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, वो डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगाने वाले, तो इस फॉर्मूले को लर्न कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। P1 हमें पता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 सॉल्यूशन के टाइम पे वेपर प्रेशर, W2 क्या है, W मतलब गिवन मास, तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट, W1 क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, 2 मतलब सोल्यूट और 1 मतलब सॉल्वेंट, ठीक है। M1 क्या हो जाएगा,
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये अपना टॉपिक खत्म हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बात सीखी हमने? 3 बातें सीखी। सबसे पहली कि सर जब प्योर सॉल्वेंट में हम सोल्यूट को डालेंगे जो कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा तो फिर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और उसकी जब वैल्यू निकाली रिलेटिव वेपर प्रेशर की, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, तो वो कितनी आई? x2 के बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर। इसीलिए हमने ये बोला कि ये जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये केवल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड कर रही है। उसे आगे जाके थोड़ा सॉल्व किया तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट की वैल्यू आई W2 इंटू M1 अपॉन M1 इंटू M2 इंटू W1। क्लियर है बात? इसे याद रखना है। W का मतलब है गिवन मास और M का मतलब है मोलर मास। अब देखो यहाँ से होता क्या है, एक बार इसे नोट कर लो, फिर हम बात करेंगे आगे। नोट कर लो रे। तीन बातें खास सीखी हमने, 3 खास बातें। अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा तुम्हारी स्क्रीन पे और उसके बाद तुम्हें समझाऊंगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास का मतलब क्या होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है भैया, the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. Now a non-volatile non-electrolyte, सर ये इलेक्ट्रोलाइट का होता है, अभी समझाएंगे भाई। सोल्यूट वेइंग 0.5 ग्राम when added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसका मोलर मास तुम्हें दिया गया है 78 ग्राम पर मोल। देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.845 बार। क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या पूछा गया है? सोल्यूट का मोलर मास निकालो। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। एक डिफ़ॉल्ट तरीका है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, वो क्या है? गिवन चीज़ें लिखो, क्या क्या गिवन है, और उसके बाद फिर देखो कौन से फॉर्मूले से आंसर आ रहा है। खुद से ट्राई करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ वाला। देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85 बार, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर का मतलब P1 नॉट। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है? 0.850 बार। अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, देखो नॉन वोलेटाइल से मतलब है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये मैं तुम्हें 3rd चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। अ नॉन वोलेटाइल, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसी चीज़ें दिखेगी जो जिसे देख के डर लगता है, लेकिन उसे एक पल के लिए इग्नोर करो और क्वेश्चन को आगे समझो। अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट वेइंग मतलब उस जिसका मास है 0.5 ग्राम, यानी कि सोल्यूट का मास, गिवन मास हमें दे रखा है 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि सोलवेंट का भी मास दे रखा है। देखो प्योर सॉल्वेंट की ही तो बात कर रहा होगा। सर आपको कैसे पता चला कि बेंजीन सॉल्वेंट है? सोल्यूट तो हमेशा नॉन वोलेटाइल रहेगा, तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ही तो रहेगा। इसीलिए इसका भी हमें दे रखा है मोलर मास
हमें बेंजीन का दे रखा है M1 78 ग्राम पर मोल। अब तो मुझे एक बात बताओ, मोलर मास नहीं भी दिया होता तो निकाल लेते। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, C6H6 से मोलर मास निकाल लेते। देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.845। अब जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का मतलब नॉट हट जाएगा, वो कितना आया? 0.845 बार। हमसे पूछ रहा है कि सॉल्यूट का मोलर मास निकालो। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ वाला क्वेश्चन। P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। क्या निकालना है? M2। बाकी सारी चीज़ें दे रखी है। इसे सॉल्व करो, आंसर निकालो और कमेंट में मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। कल हम देखेंगे नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तब तक के लिए बाय।